ओके सो लिसन, बेसिकली हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एसी को दो चीज़ों पे अप्लाई कर लिया था। एक हमने अप्लाई किया था रेजिस्टर को एसी, और एक कैपेसिटर को अप्लाई किया था। अब बच गया हमारा तीसरा पैसिव कंपोनेंट विच इज द इंडक्टर। तो आइए इंडक्टर पे अप्लाई करते हैं एसी। सो एसी अप्लाइड टू, यहां पे हम लिख रहे हैं इंडक्टर। तो इंडक्टर पे जब एसी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? लिसन वेरी वेरी केयरफुली, सभी लोग बहुत ही गौर से देखेंगे और समझेंगे चीजों को। सो मेरे पास जो है यहां पर एक सर्किट है। ये ग्रीन कलर थोड़ा नजर नहीं आता है, सो बेसिकली थोड़ा नजदीक से दिखाइए। अब क्या कलरफुल भी लगना चाहिए ना बोर्ड। तो यहां पर हमारे पास है एक एसी सप्लाई और यहां पर है एक इंडक्टर एल। तो हम जब इसको ये अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, विल सी दैट। बट आपको मालूम है सर्किट में हम लोग क्या लिखते हैं, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट है ना। तो ये तो बेसिकली पिछले दो डेरिवेशंस में भी एग्जैक्टली हमने सेम किया था। आई होप, क्या डू यू गाइस रिमेंबर दैट? रिवाइज वाइज करते हो कि नहीं करते हो? सो इट्स माय होप दैट यू गाइस हैव studied it, revised it, so then this will become easier for you. So now listen, यहाँ पे हमें कुछ एक इक्वेशन बनानी है। अब कैसे बनानी है वो देखते हैं। इसको करने के दो तरीके हैं। तो एक तरीका जो टेक्स्ट बुक में है जो थोड़ा सा लंबा है, और एक मेरा वाला है जो थोड़ा इजी है। मेरा वाला बाद में देखेंगे, पहले टेक्स्ट बुक वाला तरीका देख लेते हैं। सो ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हम लोगों ने लिख लिया, राइट। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। ये इंडक्टर कोई आम चीज नहीं है। ये क्या है पता है आपको? जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। हमने लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नहीं, लास्ट लेसन में पढ़ा था, लास्ट चैप्टर कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें पढ़ा था कि जब भी इसमें करंट घुसने की कोशिश करता है तो ये उसे रोकने की कोशिश करता है। तो ये बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, बैक वोल्टेज, राइट, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। तो लिसन, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, मैं लेंजेस लॉ यूज करूंगा लेकिन पहले किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करूंगा। So using Kirchhoff's loop rule, मतलब KVL, Kirchhoff's voltage law, Kirchhoff's voltage law हम इस्तेमाल कर रहे हैं। Kirchhoff's voltage law अगर हमने इस्तेमाल किया तो हमें क्या मिलेगा? लिसन वेरी केयरफुली, यहां से यहां तक हमको आना है, ठीक है, यहां से यहां तक। सो E, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, E प्लस E डैश इक्वल्स टू जीरो। मतलब ये सारी चीजें मिला के जीरो होना चाहिए। यानी कि क्या होता है, लूप रूल क्या कहता है, एनर्जी देने वाले, एनर्जी कंज्यूम करने वाले सभी का अगर आप विद प्रॉपर प्लस माइनस साइन अगर इस्तेमाल करें सर्किट के अंदर, तो सबका सम जो है वो जीरो आता है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आप जानते ही हैं, एनर्जी देने वाले और एनर्जी खाने वाले, है ना, एनर्जी यूज करने वाले, इनका सम जीरो आना चाहिए। रेजिस्टेंस जैसे एनर्जी खाता है, कंज्यूम करता है ना एनर्जी, और बेसिकली ये ईएमएफ बैटरी ये एनर्जी देता है। तो एनर्जी देने वाले यानी कि वोल्टेज प्रोवाइड करने वाले, पोटेंशियल डिफरेंस देने वाले और पोटेंशियल ड्रॉप लेने वाले, सबका मिला के जीरो है। सो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बाय द वे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है, राइट। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है केवीएल की। सो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि E इक्वल्स टू माइनस ई डैश, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये अप्लाइड ईएमएफ है, अप्लाइड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसमें बन रहा है। लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बनता है उसका फॉर्मूला तो हमें पता है इंडक्टर के लिए क्या है। इट इज वेरी इजी, माइनस एल डी आई बाई डी टी, लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ बोलता है माइनस डी फाइव बाई डी टी। लेंजेस लॉ क्या बोलता है? माइनस डी फाइव बाई डी टी, राइट। सृष्टि जी बेटा बैठ जाइए। सो लेंजेस लॉ क्या बोलता है? माइनस डी फाइव बाई डी टी। लेकिन फाई हमको मालूम है, सेल्फ इंडक्टेंस की इक्वेशन जो हमने बनाई थी, सो फाई इक्वल्स टू एल आई रहता है। तो लेंजेस लॉ और सेल्फ इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया है। लेंजेस लॉ और सेल्फ इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो पुराने वीडियोस देख लीजिए ईएमआई के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, और फिर भी अगर नहीं जानते तो फिलहाल अज्यूम करने में कोई बड़ी बात नहीं है कि ई का जो फॉर्मूला है, इसका जो फॉर्मूला है, जो एल लिखा है ना, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज जो इसमें करंट चेंज हो रहा है उसके हिसाब से ईएमएफ बनता है, ठीक है, करंट जो इसमें बदल रहा है उसके हिसाब से। ओके, सो माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा।
सो इट बिकम्स एल डी आई बाई डी टी। ये ईएमएफ की इक्वेशन है। नाउ लिसन, मुझे करंट चाहिए बिकॉज वोल्टेज तो है। पहली डेरिवेशन में वोल्टेज से करंट बनाया, ओम्स लॉ इस्तेमाल किया। दूसरी डेरिवेशन में वोल्टेज से करंट बनाने के लिए Q इक्वल्स टू सी ई, Q इक्वल्स टू सी ई इस्तेमाल किया। Q इक्वल्स टू सी वी होता है ना, तो E इस्तेमाल किया, Q इक्वल्स टू सी ई। और यहां पर हम लेंजेस लॉ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहले में हमने इस्तेमाल किया बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट, दूसरे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तीसरे में EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। अब DI जो है वो आपका हो जाएगा, DI जो है करंट निकालना है, करंट DI हो जाएगा E बाई एल डी टी। करेक्ट है, E बाई एल डी टी। इज इट राइट? राइट। L जो है वो तो एक बेसिकली कांस्टेंट चीज, उसको साइड में रखता हूं, EDT को साइड में रखता हूं। अब आप देख सकते हैं कि मैं क्या करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू डू इंटीग्रेशन। आर यू गाइस गेटिंग इट? सो बेसिकली इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। Mr. Siddharth, is it visible properly? Otherwise, zoom it, okay? Because the colors are not very मतलब bright. So basically ये इतना आंखों पे पता नहीं क्यों दिखाई नहीं देते हैं, व्हाइट बोर्ड पे लिखे गए कलर्स, जबकि दिखना चाहिए। Okay, anyway, but most visible is this thing, black and blue. So integrating both sides, listen very very carefully. जब हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड पे, तो यहां पर DI हो गया और 1/L जो है वो साइड में आ जाएगा और ये EDT हो जाएगा। इज इट राइट? करेक्ट है ये? गुड। सो DI का हमें I मिल जाएगा, है ना? और यहां पर 1/L तो कांस्टेंट ही है। यहां पर E की जगह पे क्या डालेंगे? E नॉट साइन ओमेगा टी। करेक्ट, यहां पे डालेंगे E नॉट साइन ओमेगा टी और DT। तो बाय द वे, ये तो डायग्राम के साथ में लिखा हुआ है, इसकी खुद की भी इक्वेशन लिखना है ना, जहां से डेरिवेशन स्टार्ट हो रही है। ये तो डायग्राम में आप लिखेंगे ना, ये इसको नाम देंगे 1। अरे ये पहले भी किया है, ठीक है। सो बेसिकली ये हो गया आपका। इसमें क्या हो जाएगा? E नॉट बाहर आ जाएगा, E नॉट बाई एल हो जाएगा। और यहाँ पे साइन ओमेगा टी डी टी, इसका जो इंटीग्रेशन है क्या होगा? व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी? माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी, माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, एक सेकेंड, डेरिवेटिव नहीं है ये, माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी नहीं, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, अपॉन ओमेगा, ओमेगा नीचे आएगा। सो इट इज कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी, राइट है, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड होगा। ओमेगा डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, कोएफिशिएंट जो टी का कोएफिशिएंट है वो डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता है एंड इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। तो इस तरीके से आएगा। प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विल बी जनरेटेड, राइट? देयर विल बी सम कांस्टेंट बिकॉज दीज आर इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, देयर आर नो लिमिट्स। जो डेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं जिनमें लिमिट्स होती है उसमें से कोई कांस्टेंट नहीं आता है, कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि हम हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं और दोनों में कांस्टेंट सेम होता है, तो वो कैंसिल हो जाता है डेफिनेट इंटीग्रल्स में, लिमिट्स वाले इंटीग्रेशन में। लेकिन ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। इनडेफिनेट है ना, अरे यहाँ पे कोई लिमिट मेंशन नहीं किया हुआ है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? समझ में आ रही बात है? कांस्टेंट आएगा। लेकिन 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 लिसन, ये एक टाइम वेरिंग टर्म है, एक टाइम वेरिंग टर्म है। करंट भी टाइम वेरिंग है, सर्किट के अंदर करंट बदल रहा है, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी कांस्टेंट नहीं डाला जा सकता जो कि प्योरली कांस्टेंट हो, टाइम इंडिपेंडेंट हो। इसीलिए इसको C को जीरो पे सेट करना जरूरी है। ये कांस्टेंट एक कांस्टेंट हो ही नहीं सकता है बिकॉज ये टाइम वेरिंग है, ये भी टाइम वेरिंग है। तो सर्किट में टाइम वेरिंग करंट्स हैं, तो ऐसा कोई भी कांस्टेंट आप डाल नहीं सकते कि जो टाइम इंडिपेंडेंट हो। तो इसको हमको जीरो पे सेट करना है। सो द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज सेट एट जीरो। ऐसा सेट किया जा सकता है, ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सो लिसन, हमारा कांस्टेंट जीरो है तो हमें क्या इक्वेशंस मिल रही है, ध्यान दीजिए। I इक्वल्स टू माइनस ई नॉट ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, करेक्ट? नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ओ सॉरी, ओमेगा एल, ओमेगा एल। तो I इक्वल्स टू माइनस, ध्यान दीजिए सभी लोग, ध्यान दीजिए, क्या मैं कॉस ओमेगा टी को ऐसा लिख सकता हूं, साइन, ओ सॉरी, साइन 90 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं ना? कोई गलती तो नहीं है इसमें, बराबर है ना? साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? करेक्ट। अगर मैं इस माइनस को अंदर ले लूं, लिसन, अंदर लेने का क्या मतलब है? सुनो, अंदर लेने का मतलब ये है कि माइनस ऑफ साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है? साइन ऑफ माइनस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा और माइनस साइन थीटा बराबर होते हैं, तो ये माइनस को मैंने एंगल के अंदर लिया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट?
ये जो माइनस माइनस साइन थीटा है उसका वो माइनस मैंने अंदर एंगल में लिया है तो एंगल पलट जाएगा. सो इट विल बिकम आई इक्वल्स टू ई नॉट बाई ओमेगा एल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. अरे हाँ क्या ना अकल के पुतलो, गुड. आई होप कि सारी बातें आप लोगों के समझ में आ रही हैं. सो लिसन, ये हो गया इक्वेशन 2. ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हम देखते हैं कि E लीड्स I और I लैग्स E. अरे ध्यान दो, ये ओमेगा टी है और वो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, तो यानी कि वो पीछे है. करंट जो है वो पीछे है, करंट जो है वो पीछे है. किससे? वोल्टेज से. करंट वोल्टेज से पीछे है, ईएमएफ से पीछे है. तो मतलब यानी कि ईएमएफ आगे है, तो ईएमएफ लीड्स आई, ई लीड्स आई, या फिर आई लैग्स ई. समझ पा रहे हैं सभी लोग? वेरी नाइस. सो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ई लीड्स आई और आई लैग्स ई, ये बहुत ही सिंपल सा है. अब हम लोग क्या करेंगे? इसका ग्राफ बनाएंगे, फेजर बनाएंगे. तो पहले फेजर डायग्राम बना लेते हैं. फेजर डायग्राम सभी लोग ध्यान दीजिए बेटा. इसका फेजर डायग्राम देखिए कैसे बनेगा. अच्छा, बाय द वे, इसमें बहुत सारे डिस्कशन हम लोग करना भूल गए. क्या डिस्कशन नहीं किया इसमें हम लोगों ने? क्या? रिएक्टेंस पता नहीं किया हम लोगों ने. इसमें हम लोगों ने रिएक्टेंस पता नहीं किया है ना. ठीक है, तो रिएक्टेंस हमको पता करना है. पहले ये बनाने से पहले यहां पे वो बात करनी है. तो एक सेकंड, यहां पे हम क्या करेंगे सुनिए, ध्यान दीजिए. यहां पर हम लोग लिखेंगे, लिसन, व्हेन, एक सेकंड, यहां पे जो टेक्स्ट बुक का मेथड है इसमें वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा. मतलब डिफिकल्ट इन द सेंस वो बहुत लॉन्ग पड़ेगा. टेक्स्ट बुक का मेथड है ये, मैं मेरे मेथड से करूंगा तो वो रिएक्टेंस फाइंड करना बहुत ईजी है. ईजी मतलब पूरा ईजी है, इतना लंबा करना ही नहीं है. ठीक है, वो 4-5 लाइन्स का है खाली. सो यहाँ पे ध्यान दीजिए, वो बाद में देख लेंगे. चलो डायग्राम पहले बना लेते हैं, फेजर डायग्राम पहले बना लेते हैं. तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस. ठीक है, नाउ लिस्टेड हम लोग बनाते हैं हमेशा इस तरीके से, ई नॉट है ना, और इसका जो प्रोजेक्शन रहता है वो क्या रहता है? ई रहता है. ई या फिर ई नॉट साइन ओमेगा टी. ई का मतलब ये ई नॉट साइन ओमेगा टी, अरे दिख ही रहा है यहाँ पे. और ये कितना आगे रहता है? ओमेगा टी. ओमेगा टी याद आ रहा है? अच्छा, वोल्टेज से करंट आगे है कि करंट पीछे? करंट पीछे है. वोल्टेज से करंट पीछे है, तो बेसिकली कितना? 90 डिग्री पीछे, 90 डिग्री. सो यहां पे आ जाएगा आपका 90 पे, ऐसा आपका करंट आ जाएगा आई नॉट. आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे हम आई लिख देंगे सिंपली, इंस्टेंटेनियस आई. और जो आई की वैल्यू वो क्या होगी? ये वाली होगी, है ना, ये वाली, ये दिस वैल्यू, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी इंटू ई नॉट ओमेगा एल, ई नॉट बाई ओमेगा एल. हैव यू गाइस अंडरस्टूड दिस थिंग? अब ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ. सो ग्राफ जो आएगा उसमें कैसा रहेगा? यहाँ पे आई है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे टी है. तो इजी कौन सा है? ये आई वाला इजी है कि ई वाला इजी है? ई वाला इजी एकदम बनाना एकदम डायरेक्टली. तो ई तो बड़ा रहता है ना, तो बेसिकली इस तरीके से ये बन जाएगा. ठीक है, साइन वाला ग्राफ, जिसकी जो हाईएस्ट वैल्यू रहती है उसे हम ई नॉट कहते हैं. करेक्ट है? और वैसे ही आई का ग्राफ बनाएंगे भी. अरे आई का ग्राफ बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? सो आई क्या है? आई पीछे है क्या आगे? आई पीछे है ना. ओके, तो आई पीछे, तो पीछे कैसे बनाएंगे इसको? आई को नीचे से, यहां से स्टार्ट करेंगे. 90 डिग्री पीछे है ना, 90 डिग्री आगे रहता तो यहां से बनाते, लेकिन वो 90 डिग्री पीछे है, तो बेसिकली इस तरीके से बनेगा. समझ पा रहे हैं? और छोटा बनेगा, छोटा. सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड? सो इसका जो वैल्यू है वो आई नॉट है. ठीक है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू दैट इज आई नॉट. हालांकि ऊपर रहेगा तो प्लस आई नॉट, नीचे माइनस आई नॉट, बट दैट्स ओके. एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो आई नॉट और वो ये है. समझ गए? सो ये इसका ग्राफ है, ये इसका फेजर है. ये हो गया आपका बेसिकली टेक्स्ट बुक वाला मेथड. इसमें रिएक्टेंस ढूंढ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. एक्चुअल में रिएक्टेंस ढूंढने के लिए सिर्फ इतना चाहिए. अरे इतना ही चाहिए ना सिर्फ रिएक्टेंस ढूंढने के लिए. तो देखो क्या करना पड़ेगा वहां पर, बस खाली क्या होना चाहिए मालूम है? सुनो, जब ये चीज 1 हो जाएगी तो आई नॉट हो जाएगा. खाली इतना ही है ना. तो आई नॉट विल बी ई नॉट बाई ओमेगा एल. सो ई नॉट बाई आई नॉट विल बी ओमेगा एल. ओमेगा एल उधर जाएगा, आई नॉट इधर आ जाएगा.
तो ये जो है इसे हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसे क्या कहते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। हमें समझो, टेक्स्ट बुक का मेथड अगर आप ये यूज करना चाहते हो तो यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग है और शायद हो सकता है कि किसी किसी को टफ लगे। मैं जो मेथड बताऊंगा इट इज वेरी वेरी सिंपल। सो लिसन, यहां पर भी आपको वही भाषण देना था, या तो यहां दे सकते थे या तो यहां दे सकते थे। आपको क्या भाषण देना है कि साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू जब 1 हो जाएगा तो आई नॉट हो जाएगा, है ना, मैक्सिमम हो जाएगा, और आई नॉट हो जाएगा ई नॉट बाई ओमेगा एल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई नॉट इक्वल सॉरी आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। आई होप कि बातें सभी के समझ में आ रही जो मैं कह रहा हूं। सब लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अकल के पुतलो, तुम लोग यहां पर लिख सकते हो वो चीज। देखो कैसे लिख सकते हो, when sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू कभी ना कभी तो मैक्सिमम वैल्यू पहुंचेगा, इट बिकम्स 1, आई बिकम्स आई मैक्स, जिसे हम कहते हैं आई नॉट। और वो आई नॉट अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आई नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई ओमेगा एल इंटू 1। वो 1 दिखाई नहीं दे रहा है, वो 1 दिखाई नहीं दे रहा है। सो आई नॉट इज ई नॉट बाई ओमेगा एल। इज दैट करेक्ट? है ना, तो इसको हम साइड में रखते थे, याद आ रहा है, और लेके इसमें सब्स्टिट्यूट भी किया करते थे, है ना, तो इसमें सब्स्टिट्यूट भी कर दिया तो बन जाएगा ये आई इक्वल्स टू सॉरी आई नॉट सॉरी नहीं नहीं नहीं, ये बराबर है, बराबर लिख रहा था मैं मिस्टर भावेश। आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और फिर आप कंपेयर करते हो, है ना। सो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद इक्वेशन 1, है ना। सो यहां पे मैं लिख देता हूं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 with equation 1 we see that क्या दिखाई दे रहा है कि I lags E या E leads I। अरे समझ पाए कि नहीं समझ पाए भाई मेरी बातों को आप लोग? Have you guys really understood? समझ में आ रहा है सभी की कि नहीं? गुड। सो बेसिकली इस तरीके से आपको लिखना है, ये फेजर डायग्राम है और ये आपका ग्राफ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन प्लीज कॉपी दिस। ओके तो लिसन, चलिए अभी हम लोग मेरा जो इजी वाला मेथड है वो देख लेते हैं फटाफट। थोड़ा फास्ट भगाऊंगा तो कंसंट्रेट कीजिए। सो लिसन, यहाँ पे हमारे पास एक इंडक्टर लगा हुआ है, ये उसको एसी सप्लाई लगा दिया, यहाँ पे एल है, यहाँ पे ई है। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। इसका ट्रिक ये है, इस चीज का ट्रिक ये है कि आप शुरुआत करें आई से। सो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन आपका 1 हो गया। आपने पिछले 2 में कैपेसिटर और रेजिस्टर में ई से शुरुआत किया, इसमें आई से शुरुआत कीजिए, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, बिकॉज वैसे भी आई को पीछे रखना है, खाली इतना याद रखिए, आई को पीछे रखना है। जैसे वहां पे आई पीछे आया था ना, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू आया था, है ना। तो यहाँ पे ऐसा मान लीजिए कि हमको मतलब आई को पीछे रखना है, इसलिए शुरुआत आई से करेंगे। अब हम लिखेंगे वी नो दैट ई प्लस ई बैक इज इक्वल्स टू 0, सो ई इक्वल्स टू ई माइनस ई बैक, सो इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। करेक्ट है ये? हाँ क्या ना। अब यहां पर इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमारे पास आई है, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और डेरिवेटिव्स हमेशा इंटीग्रेशन से इजी होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एल डी बाई डी टी ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई की जगह पे आई नॉट साइन ओमेगा टी आएगा कि नहीं आएगा? करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। सो नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ये हो जाएगा आपका ई इक्वल्स टू एल आई नॉट साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा? ओमेगा कॉस ओमेगा टी। करेक्ट, सो ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब हम कहेंगे वही वाली पुरानी कहानी कि इफ कॉस ओमेगा टी बिकम्स 1 देन ई बिकम्स ई नॉट, है ना, या फिर ई मैक्स। अरे जैसे पहले आई नॉट के लिए कहते थे वैसा ई नॉट के लिए कह दीजिए, तो आपका ये हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस चीज को यहाँ पे। अरे हाँ क्या ना, तो ये बन जाएगा आपका ई इक्वल्स टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिला है, अरे जब कॉस ओमेगा टी 1 हो जाएगा तो ई बन जाएगा ई नॉट, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और ई नॉट की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा एल आई नॉट। ई नॉट की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा एल आई नॉट, यानी कि ई नॉट बाई आई नॉट इज ओमेगा एल, जिसको हम साइड में रख के बाद में डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, राइट। यहां पे ध्यान दीजिए, ई इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी आ गया, बट इसको डायरेक्टली इससे कंपेयर नहीं कर सकते, हो गया, खत्म हो गया ये। हम इसको डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे। सो ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90, तो ये ई को आगे रखेंगे। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? अरे साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, दैट्स इट। ये हो गया इक्वेशन 2 ऑन कंपेयरिंग
थोड़ा इसको जरा जूम कर लीजिए क्योंकि लाइट हो गया पेन, थोड़ा इसकी इंक थोड़ी खत्म हो गई है। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 with 1 we see that E leads I और I lags E, एक ही बात है। चलिए पहले फिर ग्राफ बना लेते हैं इसका, है ना। तो ग्राफ अगर बनाएंगे इसका तो कैसा ग्राफ बनेगा, ग्राफ की शक्ल क्या होगी, यहाँ पे I है, यहाँ पे E है और यहाँ पे T है। अरे हाँ क्या ना, गुड। बड़ा कौन सा है, E बड़ा रहता है और E लीड भी कर रहा है, E आगे है, लेकिन E को बाद में बनाएंगे। ये पहले इजी है करंट, तो करंट छोटा है और ये इजी है, इसको डायरेक्टली बना देंगे। तो ये करंट हो गया, अरे करंट हो गया ना, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट है। ई आई के आगे है और भी कितना 90 आगे है, तो 90 आगे मतलब मैक्सिमम से स्टार्ट होगा और बड़ा भी रहेगा, तो इट विल लुक लाइक दिस। आर यू गाइस गेटिंग इट? अरे एग्जैक्टली सेम है। तो बेसिकली ये आपको मिल गया, आपको इसका ग्राफ मिल गया और ये वैल्यू ई नॉट है, मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट है। अब यहाँ पे फेजर बना लेंगे, फेजर डायग्राम। तो जो हम फेजर बनाते हैं तो बेसिकली फेजर में मेरा वाला जो तरीका है एकदम इजी वाला, वो क्या है कि आपने करंट को इधर बना दिया और फिर देखा कि ई आगे है कि पीछे, तो ई आपका आगे है, कितने से आगे है, 90 से आगे, तो यहाँ पे ई बना दिया। तो ये मेरा वाला तरीका हो गया डायरेक्टली π/2। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? आई और ई एकदम इजी है, और इसको ई के बदले लिखेंगे ई एल, क्योंकि ये जो वोल्टेज है ये किसके अक्रॉस यूज हो रहा है, इंडक्टर के अक्रॉस यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया फेजर डायग्राम। बाकी टेक्स्ट बुक वाला तो फिर बना ही सकते हैं, जो हमने पिछली बार बना भी दिया है, ठीक है। सो कोई भी इशू नहीं है, बहुत ही सिंपल है। उसमें भी कुछ ऐसा ही दिखाया ना, अरे उसमें कैसे दिखाया था, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है, और यहाँ पे ई नॉट बनाया और इससे 90 डिग्री पीछे दिखा दिया, आई नॉट खत्म हो गया। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? तो ये भी तो 90 डिग्री पीछे दिखा ही रहा है ना आई को, तो वो टेक्स्ट बुक का तरीका है, मेरा तरीका है, एंड इट इज डैम इजी। हैव यू गाइस अंडरस्टूड दिस थिंग? नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, लुक हियर, दिस इज इंटरेस्टिंग। ये जो ओमेगा एल है, इसको हमने क्या नाम दिया है, एक्सएल, जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब दुनिया में 3 तरीके के रेजिस्टेंस हो गए, एक हो गया आर नॉर्मल वाला, एक हो गया एक्सी और एक हो गया एक्सएल। अरे भाई 3 रेजिस्टेंस दुनिया में हुए कि नहीं हुए, अकल के बतलो। गुड, लिसन, इसका फॉर्मूला है 1/ओमेगा-c और ये है ओमेगा एल। फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ेगी उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा, उतना ही करंट बेहतर तरीके से फ्लो करेगा, एसी करंट। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर वो एसी सर्किट में और ज्यादा अच्छे से काम करता है, करंट को कम अपोज करता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे इंडक्टर की, तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब है करंट यहां वहां जल्दी कर रहा है, तो फ्लक्स भी बहुत तेज चेंज हो रहा है, मतलब फ्लक्स जो है वो भी बहुत तेज चेंज हो रहा है, और जितना तेज फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा ये अपोज करेगा, उतना इसका जो रेजिस्टेंस है बहुत हाई हो जाएगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी कम रही तो इसका जो रेजिस्टेंस है यानी कि रिएक्टेंस है, फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से इसका रिएक्टेंस भी कम होगा और एक कम अपोजिशन ऑफर करेगा। और फ्रीक्वेंसी 0 हो गई, यानी डीसी सर्किट अगर हो गया, डीसी सर्किट फ्रीक्वेंसी 0, तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस भी 0 हो जाता है। तो यानी कि डीसी सर्किट में ये किसी काम का नहीं है, डीसी सर्किट में ये किसी काम का नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अगर ये लगा भी होगा, सुनो, अगर आपको ऐसा एंट्रेंस एग्जाम में कोई एक फिगर आता है जिसमें ये लगा हुआ भी है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है और दुनिया भर की चीजें, मतलब मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 5 ओम्स, यहाँ पे 5 ओम्स दिया हुआ है, ये इंडक्टेंस का वैल्यू दिया है 10 मिली हेनरी, 10 मिली हेनरी से कुछ तो लिखा हुआ है, और यहाँ पे डीसी सप्लाई अगर लिखा हुआ है, जस्ट इग्नोर दिस। अगर डीसी सप्लाई है और बोला है कि बताओ करंट इन द सर्किट कितना है, इसको सीधा सीधा इग्नोर करो, सीधा सीधा इग्नोर करो इसको, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। अरे डीसी को ये सिर्फ शुरू में तकलीफ देता है फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, जब डीसी बढ़ रहा हो, उसके बाद ये बिल्कुल भूल जाता है डीसी को। तो डीसी में कोई काम का नहीं है। एसी सर्किट में इसको भी लेना पड़ेगा। एसी सर्किट में करंट अगर निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला भी आने वाला है वो मैं आपको सिखाऊंगा जब आप कॉम्बिनेशन देखेंगे। अभी तक हमने सिंगल सिंगल देखा है, हमने देखा कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस, एक एक करके। अब हम सबको मिला के देखेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? बात समझ में आ रही है आप सभी की नहीं? चलिए कॉपी कर लीजिए।